हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। ये एक बहुत शानदार और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एलडीसी का एग्ज़ाम हाल ही में आपके नज़दीक आने वाला है और उसके अंदर इस टॉपिक से 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस एक टॉपिक से विद्युत धारा से 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होगी सोचिए हमारे लिए। इस एक क्लास में से जो लगभग 1 घंटे की होने वाली हैं उसमें आपके 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि हर 10 मिनट में मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा मान के चलिए, है ना। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ 1 घंटे अच्छे से बने रहते हैं तो आप जो है इन विद्युत धारा में से जो सवाल आने वाले हैं उसको तो गलत कभी नहीं करोगे, ठीक है। बाकी आज हम विद्युत धारा पढ़ेंगे। उससे पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा प्रकाश, लाइट, उससे भी 7 से 8 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो भी जरूर पढ़ें, क्योंकि साइंस के अंदर 2 ऐसे टॉपिक हैं, एक तो करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और एक लाइट। फिजिक्स के दोनों टॉपिक जो हैं उससे लगभग आपके 15 के आसपास सवाल आते हैं। तो अगर आप 2 टॉपिक भी ढंग से करते हो, अगर आप साइंस नहीं पढ़ते हो तो भी आपका लगभग जो है साइंस कवर हो जाता है इन दोनों टॉपिक से, ठीक है। तो और ये इतने बड़े भी नहीं है। देखो, मैं ये जो विद्युत धारा है इसको 1 घंटे में करवा दूंगा और प्रकाश वाला है वो भी लगभग 1 घंटे के आसपास करवा। तो 2 घंटों में अगर आप 15 सवाल सही कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात तो क्या ही हो सकती है, ठीक है। बाकी पढ़िए ज़रूर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मज़ा आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है और समझने लायक चीज़ें हैं। दिमाग खोल के रखिए। बाकी लिखना आपको नहीं है, जो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ लिखाऊंगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिए और बाद में आप उसको लिख लेना, है ना। एक बार लेक्चर और लगा के देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है, हालांकि आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले विद्युत धारा होती क्या है। अब देखो, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु आपके सामने जो कुछ भी आपको दिख रही है, जैसे मैं दिख रहा हूँ या आपका मोबाइल दिख रहा है या आसपास कोई भी वस्तु दिख रही है, उसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, जिसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जब गति करने लग जाए, गति का मतलब मूवमेंट दर्शाने लग जाए, जब गति करने लग जाए तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। नहीं समझ आया? बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने ये कहा कि किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, किसी से बंधे नहीं रहते, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन सामान्यतः अपनी जगह पर पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करे, एक डायरेक्शन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो से एक डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर दें तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। समझ के मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं, मान लो उस वस्तु में ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इधर गति करना स्टार्ट कर दे, तो ये अगर इस डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। समझ में आए? बहुत आसान है। चलो लिखते हैं इसको। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? इसको मैं कहूं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। अब यहां पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसी का दूसरा नाम है आवेश। क्या है? आवेश। तो आवेशों के प्रवाह, प्रवाह मतलब चलना, गति को ही तो प्रवाह कहते हैं भाई। लगातार किसी चीज की कोई गति हो रही है तो उसे प्रवाह कहते हैं। जैसे कि जल का प्रवाह हो रहा है, मतलब झरने से जो जल गिर रहा है वो क्या होता है? जल प्रवाह होता है ना। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दोनों में आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही हम सामान्यतः आवेश नाम देते हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति कहूं या आवेशों की गति कहूं,
इसमें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये परिभाषा बनती है आवेशों के प्रवाह की दर। अब यहाँ पे जो आवेश है ना, इसको हम क्यू से दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे, क्यू से। और प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है समय, तो यहाँ पे विद्युत धारा को हम दर्शाएंगे आई से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे सामने बन के आता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला बनता है, आई इज इक्वल टू, आई का मतलब है यहाँ पे विद्युत धारा, Q का मतलब है यहाँ पे आवेश, और T का मतलब है दर, दर या समय जिसे कहते हैं टाइम। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब यहाँ से परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आवेश जो होते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, Q अपॉन T, यानी कि आवेश बटा समय। अब यहाँ पे Q आवेश है, T समय है, और I धारा, ये आपको पता चल गया। Q जो होता है इसका मात्रक होता है कूलम, क्या होता है, कूलम। और T का मात्रक होता है, समय का क्या मात्रक होता है, सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया, विद्युत धारा का। आवेश का मात्रक हो गया कूलम, और विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलम प्रति सेकेंड। या फिर मैं इसको दूसरा नाम देना चाहूँ तो इसे लोग बोलते हैं एम्पियर, तो तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा एम्पियर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको समझना है, परिभाषा से आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूले से आपको इसका मात्रक निकालना है। ये सब कुछ आप इसी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो परिभाषा आप कभी नहीं बोल सकते, और अगर आपको परिभाषा याद है तो फॉर्मूला आप कभी नहीं बोल सकते। भाई आवेशों के प्रवाह की दर, है ना, आवेशों के प्रवाह की दर या Q अपॉन T, तो ये भी क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर ही तो है। दर को टाइम से डिनोट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने कहा Q यानी कि आवेश है जिसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। सवाल आ सकता है आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, कूलम प्रति सेकेंड, या हम एम्पियर जनरली यूज में लेते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, बहुत आसान है। आवेश का मात्रक कूलम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी सी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, ऋणावेश से धनावेश की तरफ गति करते हैं। और विद्युत धारा जो है, धारा जस्ट इसकी अपोजिट करेगी, गति करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी जस्ट अपोजिट होती है। क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो ये चीज आपको समझना है कि जो परिपथ होता है, उस परिपथ में विद्युत धारा की जो गति है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की गति ऋणावेश से धनावेश होता है। कई बार सवाल आ सकता है, तो आपको ये यहाँ पे भी याद रखना है कि धारा प्रवाह की दिशा क्या है, धारा प्रवाह की दिशा क्या है, ये चीज आपको समझना है। समझ गए मेरी बात को। इतनी सी चीज समझने के बाद अब हम समझते हैं धारा मापी क्या होता है, यानी कि इस धारा को मापने के यंत्र जो होते हैं, एक तो होता है एमीटर। ये क्या होता है, एमीटर। आपके घरों के बाहर जो मीटर लगा होता है, जिसे आप जनरली मीटर के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, एमीटर होता है। और ये क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। मापन किसका करता है, विद्युत धारा की मात्रा का करता है। तो ये चीज आपको समझनी है। एक होता है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये विद्युत धारा की दिशा का मापन करता है, दिशा मापता है। किसकी दिशा मापता है, वही विद्युत धारा की। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपको समझना है कि जो एमीटर होता है ये विद्युत धारा की मात्रा, उसकी कितनी धारा, कितने एम्पियर धारा हमारे यहाँ पे पहुंची है, उसको मापता है। जबकि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को देखता है कि वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये सेल है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला यहाँ पे डंडा होता है इसको पॉजिटिव से दर्शाते हैं, और छोटे वाले डंडे को नेगेटिव से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, इस साइड, ये नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, यानी कि ये आपकी धारा है, ये आपकी आई है जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। समझ गए मेरी बात को। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दर है, या इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट गति करती है। ठीक है, चलो धारा मापी समझ में आ गया। दो प्रकार की होती है, एक एमीटर और एक वोल्टमीटर। एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा का मापन करता है, उसकी मात्रा का मापन करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को मापता है। समझ गए बात को। अब इसी के साथ साथ एक जुड़ता हुआ नाम है, वो भी सुन लीजिए, वोल्टमीटर।
वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ये एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, जबकि वोल्ट मीटर विद्युत विभव का मापन करता है, विद्युत विभव का मापन करता है। अब और डिफरेंस सुनिए, एमीटर और वोल्ट मीटर में आप ये सुनिए, एमीटर को जो है हमेशा परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और इसका जो प्रतिरोध होता है आर जो होता है वो क्या होता है, अल्प होता है। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, अभी आपको नहीं समझा है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, अल्प होता है, समझ गए। जबकि इसको हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाएगा, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, उच्च। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीटर और वोल्ट मीटर सवाल बन सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए और तीनों यहाँ पे सवाल है, यानी कि टोटल 6 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। एमीटर जो है वो विद्युत धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर विद्युत विभव का मापन करता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में पैरेलल के अंदर लगाया जाता है। एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध अल्प होता है, एमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है, कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, ज्यादा होता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। बाकी गैल्वेनोमीटर का काम अलग है, इसकी दिशा को मापना। समझ गए बातों को? ये इतनी सी बात मैंने आपको अभी तक बताई है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इससे आप विद्युत धारा का मात्रक निकाल सकते हैं। ये भी विद्युत धारा का मात्रक है और ये भी विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। और ये आवेश का मात्रक होता है कुलाम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान सी बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब अपने विद्युत धारा के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। 2 चीजें हमें और देखनी है, फिर हम ओम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है विद्युत विभव और प्रतिरोध। विद्युत विभव इसको हम V से दर्शाते हैं। इसको जैसे कि हमने धारा को I से दर्शाया, उसी प्रकार विभव को V से दर्शाते हैं। और इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये किसका फॉर्मूला है, विभव का। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे V क्या है, विभव, W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी मैं बताऊं उसके सारे के सारे मात्रक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे विद्युत विभव जो है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या मात्रक होता है, वोल्ट। चलिए अब आपने सुना होगा हमारे घरों में जो धारा आती है, हम कहते हैं कि ये 220 वोल्ट की है, ये 440 वोल्ट का है ना। तो ये क्या होता है, वोल्ट। करंट तो एक्चुअली हमने कहा ना कि एम्पियर में आता है, तो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धकेलता है। समझ गए मेरी बात को? मान लो ये तार है और उस तार में ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को गति करवाएगा कौन, इनको कोई ना कोई तो पुश देने वाला होना चाहिए ना। तो वो होता है विद्युत विभव, यानी वोल्टेज। वोल्टेज जो होता है ये क्या करता है, इसको पुश देता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को पुश देता है, आगे की ओर धकेलता है। समझ गए मेरी बात को? बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, मान लो मैंने कहा 220 वोल्ट है और एक 440 वोल्ट है। अगर 220 वोल्टेज होगा तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों को ये आगे धीरे धीरे धकेलेगा, और अगर 440 वोल्टेज होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को तेजी से आगे धकेलेगा, तो करंट भी ज्यादा आएगा। समझ गए ना बात को? करंट ज्यादा या कम वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट को आगे धकेलता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने का काम करता है, तो इस वजह से ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अब विद्युत विभव के अलावा एक चीज होती है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध, और इसको हम लिखते हैं R से। किससे लिखते हैं, R से। यहाँ पे इस R का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन I। हालांकि ये आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे रट लेना, लेकिन आगे मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। फॉर्मूले जितने भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने I का बताया Q अपॉन T, V का बताया W अपॉन Q, R का बताया V अपॉन I, सबके मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो आपको याद होने चाहिए। सबके मैं मात्रक बता रहा हूँ। Q का मात्रक कूलॉम, I का मात्रक एम्पियर, यहाँ पे विभव का मात्रक वोल्टेज, और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। क्या हो जाता है, ओम, या इंग्लिश में लिखे तो OHM,
समझ गए मेरी बात को? ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अब प्रतिरोध क्या करता है साहब, आपने ये तो बता दिया कि विभव जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाता है या उसको पुश करता है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। क्या काम करेगा? आवेशों के प्रवाह की दर में उत्पन्न बाधा, इसे कहते हैं प्रतिरोध। मतलब ये तो आवेशों के प्रवाह को बढ़ा रहा है, उसको आगे धकेल रहा है, जबकि रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, आर से क्यों डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस, तो ये क्या करता है, आवेशों के प्रवाह को रोकता है, उसके मार्ग के अंदर एक बाधा बनने का काम करता है। इस वजह से इसे प्रतिरोध नाम दिया जाता है, रेजिस्टेंस नाम दिया जाता है। समझ गए मेरी बात को? ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि आवेशों की जो प्रवाह है, मान लो ये इस तार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आवेश जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोलूं आवेश बोलूं, फिर से कंफ्यूज तो नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रतिरोध क्या करते हैं, इसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपको दोनों के अंदर डिफरेंस समझना है कि विभव और प्रतिरोध में क्या अंतर होता है ना? तो आवेशों के प्रवाह की दर में उत्पन्न बाधा, या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, है ना? कैसे भी कहूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिख लेना आप। फिर भी मैं यहाँ पे इतनी सारी चीजें नहीं लिखा सकता। आवेशों के प्रवाह की दर को कहूं या विद्युत धारा में उत्पन्न बाधा, एक ही बात है, ठीक है? तो दोनों में मतलब समझे। विभव काम करता है, वोल्टेज काम करता है इलेक्ट्रॉनों को आगे धकेलने का, धारा को आगे धकेलने का, और प्रतिरोध काम करता है धारा को रोकने का। दोनों का अपोजिट काम है, दोनों के फॉर्मूले, दोनों के मात्रक और सब कुछ आपको समझना। इतनी बात अगर समझ में आ गई, अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ओम का नियम क्या कहता है? ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, उसने एक नियम दिया, तो इसलिए इसे कहते हैं ओम का नियम। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है भाई साहब? समान भौतिक अवस्थाओं में, इसका क्या मतलब हुआ? समान भौतिक अवस्थाओं में, यानी कि ताप दाब जो है वो समान स्थिति में हो। समान भौतिक अवस्थाओं में विभवांतर जो होगा, विभवांतर, अब विभवांतर कुछ भी नहीं है, जो विद्युत विभव, यानी कि विभव उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। तो विभव जो होते हैं उसका अंतर होता है, उसे विभवांतर कहते हैं। समान भौतिक अवस्था में विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। बस ये इतनी सी बात किसने बताई? ओम ने बताई। विभवांतर को हम V से लिखेंगे और धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। ओम कहते हैं कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं समानुपाती चिन्ह हटाना चाहूं तो बराबर लगेगा, और बराबर लगेगा एक कांस्टेंट भी आएगा इसकी जगह, और वो कहते हैं आर आई। और जनरली ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, आई पहले और आर बाद। ये ओम का नियम है। यहाँ पे V क्या है? विभवांतर है या विभव है। R क्या है? प्रतिरोध है। और I क्या है? धारा है, विद्युत धारा है। समझ गए मेरी बात को? तो विभवांतर, प्रतिरोध और धारा तीनों के अंदर संबंध दर्शाने वाला फॉर्मूला V = IR, जो ओम के नियम से प्राप्त होता है। समझ गई बात को? बहुत आसान है। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या है, सब कुछ आप यहाँ से सही, बहुत आसान है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना बस, ठीक है? क्लियर है बात? चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ओम का नियम अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब R जो होता है ना, प्रतिरोध, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी और। प्रतिरोध R से दर्शाएंगे। ये जो प्रतिरोध होता है ना, इसका एक फॉर्मूला और होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पे होती है, यानी कि प्रतिरोध किस किस पे, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ओम का नियम बस इतना सही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है ना, चालक तार की लंबाई। L का मतलब क्या है? चालक तार की लंबाई। और R का मतलब रेजिस्टेंस। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर R बढ़ रहा है तो L भी बढ़ेगा। क्या मतलब हुआ कि चालक तार जो है, यानी कि जिसमें करंट बहता है, उसे चालक तार कहते हैं। तो उस चालक तार की लंबाई अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये इसके समानुपाती होता है, ये पहली बात। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करता है? दूसरा, ये डिपेंड करता है एरिया की। एरिया का मतलब उसकी चौड़ाई, या तो उसे कह सकते हैं चालक तार की चौड़ाई
या इसे कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये इसके समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे एरिया कम होता है, सॉरी ऐसे एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए मेरी बात को। अगर आप तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप तार की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती जबकि लंबाई के समानुपाती। तीसरा चीज, चालक की प्रकृति, यानी कि चालक की प्रकृति क्या है उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कैसे, मान लो कोई पदार्थ जो है वो सुचालक है, कोई पदार्थ सुचालक है तो ऑब्वियसली बात है सुचालक है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मान लो कोई पदार्थ कुचालक है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ गए। अब देखो सुचालक है मतलब रेजिस्टेंस कम है तभी तो विद्युत धारा जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब विद्युत धारा में जो बाधा आती है वो बाधा इसमें कम है, इसलिए तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और कुचालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। चौथा होता है टेम्परेचर, तापमान। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखो अगर कोई चालक पदार्थ है और उस चालक पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर आर का मान भी बढ़ता है। लेकिन आप अर्धचालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें आर का मान घटता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, प्रतिरोध किस किस चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले लंबाई, फिर उसकी चौड़ाई, किसकी, चालक तार की, है ना। तो चालक तार की लंबाई के प्रतिरोध समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि जो चौड़ाई है उस तार की वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि तार को आप जितना मोटा करोगे, जितना चौड़ा करोगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा। उसके बाद है चालक की प्रकृति, यानी कि चालक कैसा है, सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, किस प्रकृति का चालक है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर चालक सुचालक प्रकार का है तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम है क्योंकि उसमें करंट जाता है। अगर चालक कुचालक प्रकार का है तो उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा है ना, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अगर अर्धचालक है तो ऑब्वियसली बात आप समझ गए, प्रतिरोध थोड़ा सा ज्यादा उसमें है। अब तो चौथा जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है वो है तापमान। तापमान क्या होता है समझिए, अगर आप चालक पदार्थ में, जो सुचालक पदार्थ है या चालक पदार्थ में कहूं तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके अंदर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके अंदर प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रतिरोध कम हो रहा है मतलब विद्युत धारा तो प्रवाहित हो जाएगी। तो इसलिए इन सेमीकंडक्टर का प्रयोग सौर प्लेटों में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सौर प्लेटों में। सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है ना उनमें इनका प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप लिख लेना। समझ गए मेरी बात को। ये इतनी सी चीज आपको समझनी थी प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। अब प्रतिरोध का फॉर्मूला कहाँ से आया ये तो आप समझ गए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आई इसके साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि आई आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। और यही तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था बिल्कुल। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और बनेगा, जैसे कि आर किसके समानुपाती है, एल के, और आर किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ए के। यानी कि इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ तो ऊपर एल और नीचे ए, यही तो बात हुई। अब यहाँ पे मैं अगर समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो यहाँ पे बराबर और एक नियतांक आता है रो एल अपॉन ए। ये प्रतिरोध का एक और फॉर्मूला हो गया और इसे कहते हैं रो, जिसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। समझ गए मेरी बात को। तो आर की अभी तक हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई और एक आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। समझ गए मेरी बात को। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। आर का मात्रक ओम होता है। आपसे पूछ ले विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, इधर एल इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध अगर मैं निकालना चाहूँ जैसे कि रो, तो आर ए एल। आर का क्या होता है ओम, और ए यानी कि एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और एल क्या होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी कि इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओम मीटर। इसका मात्रक क्या बनेगा, ओम मीटर। रो क्या है, इसे रो से लिखते हैं, रो। समझिए विशिष्ट प्रतिरोध होता है। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ। अब देखो एक होता है चालकत्व। चालकत्व, तो चालकत्व जो होता है ना वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती। भाई
जिसके अंदर प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी ज्यादा होगी ना। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ, चालकता को कंडक्टेंस को हम सी से दर्शाएंगे और प्रतिरोध को आर से दर्शाते ही है। तो ये आप याद रख लेना। और इसका जो मात्रक होता है चालकता का वो होता है ओम इनवर्स। ओम का जो चिन्ह होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, तो 1 बटे ये, या फिर इसको महो भी कह देते हैं कई बार। उल्टा करो, देखो एम फिर एच फिर ओ, या तो ओम इनवर्स लिख दो या फिर इसको उल्टा कर दो, महो हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है? चालकत्व का। और चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जस्ट उल्टा होता है। प्रतिरोध जितना ज्यादा चालकत्व उतना कम, और प्रतिरोध जितना कम चालकता उतनी ज्यादा। समझ गए ना, बात आसान है, आपको समझना चाहिए बस। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको लिखाई, उसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ प्रतिरोधों का संयोजन। मैंने आपको यहाँ पे प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बताया, अब मैं आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताऊंगा। दो प्रकार का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो पहले इसको नोट करिए। चलो अब हम सीखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक होगा समांतर क्रम संयोजन। दोनों आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में, लीनियर में, और एक होता है समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे, लीनियर, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, है ना। तो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3, तीन प्रतिरोधों को हमने एकदम लीनियर जोड़ा। जबकि समांतर क्रम में हम एक साथ नहीं जोड़ते, एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ा, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ेंगे और तीसरा प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ेंगे। ये R1, ये R2, ये R3। समझ गए मेरी बात को? बहुत आसान। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को लगातार कंटिन्यूअस जोड़ते हैं, जबकि समांतर क्रम में एक के ऊपर ऐसे जोड़ते हैं। तो ये दोनों के अंदर तो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस। अब देखिए, यहां से मैंने आई धारा दी, यहाँ पे क्या था? आई धारा दी, यहाँ पे भी मैंने आई धारा दी। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जो धारा होती है ना वो समान रहती है सबके लिए, लेकिन जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। कैसे? समझ में नहीं आया? मान लो मैंने यहाँ पे आई धारा दी, तो यहाँ पे भी आई धारा पहुंची, यहाँ पे भी आई धारा पहुंची, क्योंकि एक ही तार है तो उसमें सेम ही करंट जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे सेम करंट गया यानी कि धारा तो समान, लेकिन विभवांतर यहाँ पे मैंने यहाँ से दिया तो कुछ विभवांतर इसने यूज कर लिया तो इसके पास कम पहुंचेगा, फिर इसके पास और भी कम पहुंचेगा, यानी कि विभवांतर घटता जाएगा। तो इसलिए सभी प्रतिरोधों के पास विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान यहाँ पे क्या रहेगा? समान रहेगा। अब मैं बात करूँ अगर समांतर क्रम की, तो ये इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। कैसे? इसमें जो समांतर क्रम है तो इसमें विभवांतर समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर समान हो जाएगा, लेकिन धारा क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। कैसे अलग अलग हो जाएगी बताओ? मैंने यहाँ से आई धारा दी, तो यहाँ पे ये तीन तार है, तीनों तारों में धारा फट जाएगी। यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी, यहाँ पे I3 जाएगी। तो धारा क्या होगी? अलग अलग, लेकिन विभवांतर समान रहेगा। तो आपको याद रखना है, बहुत आसान है। अगर कंफ्यूज हो जाए तो ये ऐसे याद रख लेना, श्रेणी क्रम 2 अक्षर का नाम, धारा भी 2 अक्षर का नाम। तो श्रेणी क्रम में धारा समान, समांतर क्रम 4 अक्षर का नाम, समांतर के जैसा जैसा प्रतीत हो रहा है विभवांतर, तो ये इसमें समांतर में विभवांतर समान होता है। समझ गए? बस इतनी सी बात है, कोई भी ट्रिक लगा के याद रख लेना बस, भगवान के लिए और तुम्हारे खुद के लिए। ठीक है, चलो अब और क्या होता है, यहाँ पे अगर आप टोटल प्रतिरोध निकालना चाहते हो, कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में तो बस इनको जोड़ दो। कितने हैं? 3 है, तो 3 को जोड़ दो, R1 + R2 + R3। अब यहाँ पे जितने हैं उनको सारे को जोड़ते जाओ। तो ये तो फॉर्मूला किसका हो गया? श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का। अगर आपसे पूछ ले समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस अगर और है तो उनको भी जोड़ते जाओ। समझ गए? प्रतिरोध मैंने 3 एग्जाम्पल के लिए, कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन कुल प्रतिरोध निकालने का इनको सीधा जोड़ो, इनको व्युत्क्रमानुपाती में जोड़े। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम में क्या क्या चीजें लगाई होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका फ्यूज तार, एक आपका फ्यूज तार। फ्यूज तार की वर्तमान में इसकी जगह यूज किया जाता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज तार, एमसीबी, इसके अलावा जो है आपके विद्युत स्विच यानी कि लाइट के जो खटके होते हैं वो वाले, ये सारे के सारे किस में होते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक बात है। चल हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमीटर, ये मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था कि जो एमीटर होता है ये
परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। और समांतर क्रम की अगर मैं बात करूं तो घरों का परिपथ, घरों का जो पूरा परिपथ होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपने फ्रीज का खटका बंद किया तो फ्रीज का होगा, कूलर का बंद किया कूलर का होगा, पंखे का बंद किया पंखे का होगा। तो यहाँ पे जो घरों में जो परिपथ यूज होता है वो कैसा होता है, समांतर क्रम है। और एक आपका इसके अंदर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ये दो याद होने ही चाहिए, ठीक है। इधर आपका फ्यूज तार और एमीटर, इधर आपका घरों का परिपथ और वोल्ट मीटर। कई बार सवाल आते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें मैंने आपको बताई, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी और चौथी, चार बातें मैंने बताई। श्रेणी क्रम में किसको लगाया जाता है, फ्यूज तार और एमीटर को, और घरों का जो परिपथ और वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में सब कुछ बताया, प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है, प्रतिरोधों का जो निर्भरता है उसके बारे में बताया, प्रतिरोधों का व्युत्क्रमणानुपाती चालकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है, दो फॉर्मूले हैं, सब कुछ, ठीक है। अब मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में बता दिया, विद्युत धारा बता दी, विद्युत विभव यानी कि V क्या होता है बता दिया, प्रतिरोध क्या होता है बता दिया, ओम का नियम बता दिया, और प्रतिरोध के बारे में जो कुछ भी हमें जानने थे वो मैंने बता दिए। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति और विद्युत खर्च, दो चीज हमें और पढ़नी है, एक विद्युत शक्ति और एक विद्युत खर्च या विद्युत उपभोग, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ते हैं इनको, फिर हम थोड़े से आगे और बढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत शक्ति। यहां पे मैंने कहा विद्युत शक्ति, नॉर्मल शक्ति की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की जो दर होती है उसे को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे विद्युत शक्ति है, शक्ति को हम दर्शाते हैं P से, शक्ति मतलब पावर, P से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे शक्ति ने होगी विद्युत शक्ति यानी कि P इज इक्वल टू होगा VI, V मतलब विभवांतर और I मतलब करंट। ये नॉर्मल शक्ति, नॉर्मल शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। भाई कोई आदमी कितनी स्पीड से काम करता है वही तो उसकी पावर होती है। कोई धीमे धीमे काम कर रहा है मतलब उसमें ताकत नहीं है, कोई बहुत स्पीड से काम कर रहा है तो वो उसमें ताकत है। तो वही बात तो यहाँ पे लिखी है, कार्य करने की दर, उसे शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे है विद्युत शक्ति, इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। और इस विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। क्या होता है इसका मात्रक, वॉट, ठीक है। अब एक आपको ध्यान में रखना है, एक हॉर्स पावर में, एक HP यानी कि एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वोट होते हैं। ये कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, दिमाग में सेट कर लो। एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। विद्युत शक्ति आपको समझ में आ गई। अब आता है विद्युत खर्च। विद्युत खर्च या इसे कहते हैं विद्युत उपभोग, यानी कि आपने कितनी विद्युत खर्च की है ये अगर आपको निकालना है, यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो बिल कैसे निकालते हैं वो बात है, ठीक है। तो सुनिए, विद्युत खर्च निकालने के लिए सबसे पहले तो आप जिस चीज का यूज कर रहे हैं वो कितने वाट की है इनटू वो कितने टाइम के लिए आप यूज कर रहे हैं बटा ये, तो इससे तो क्या निकलेगा, कितनी विद्युत आपने यूज की, है ना। ये और ये आएगा आपका वाट घंटा में। अगर आप इसको किलो वाट घंटा में बदलना चाहते हैं तो इसको 1000 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा किलो वाट घंटा में। और अगर आप इसके अंदर रुपए भी निकालना चाहते हैं तो पर यूनिट कितने रुपए उसको जोड़ देंगे। बताओ फॉर्मूला समझ में आया, आसान है। मैंने कहा जैसे कि एग्जांपल से बताऊंगा लेकिन एक बार समझिए, कितने वाट का कोई चीज यूज कर रहे हैं, कितने वाट का यूज कर रहे हैं, फिर वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो उससे आ जाएगा आपका विद्युत का खर्च। लेकिन मैंने कहा ये जो विद्युत का खर्च आएगा ना ये घंटों में आएगा, हमें निकालना है किलो वाट में, है ना। ये आएगा वोट आवर्स में, WH में, हमें चाहिए किलो वाट आवर्स में। तो हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो किलो वाट में आ जाएगा। अब 1 किलो वाट प्रति घंटा जो होता है, यानी कि 1 किलो वाट घंटा जो है इसका मतलब होता है 1 यूनिट। हाँ, हम कहते हैं ना जनरली कि इतनी यूनिट बिजली फ्री है, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलो वाट घंटे के बराबर होती है। और हमें 1 किलो वाट घंटा ही तो निकालना है ना भाई, 1 यूनिट निकालना है तो 1 किलो वाट घंटा निकालना है। इसलिए हम इसको किस में निकालते हैं, किलो वाट घंटा में। यहाँ पे जो आपको उत्तर आएगा वो किलो वाट घंटा में आएगा अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर आप नीचे 1000 नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका किस में आएगा फॉर्मूला, अगर आप ये नहीं करते तो आपको वाट घंटा में फॉर्मूला मिलेगा। समझ गए ना बात को। और यहाँ पे मैंने RS यानी कि रुपए जोड़े हैं, आपसे पूछ ले कि इसके कितने रुपए हैं तो पर यूनिट कितने रुपए है उसको इंटू कर देना। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपसे कहे कि आपके घर में 100 वाट की
100 वाट का एक बल्ब है जो प्रत्येक दिन 5 घंटे चलता है, और 200 वाट का एक फैन है, पंखा है, ये क्या है, बल्ब है, और 200 वाट का एक पंखा है जो आपके दिन में 4 घंटे चलता है। आपसे पूछे विद्युत का उपभोग, तो क्या करना है, कितने वाट का है, 100 वाट का, कितने टाइम चल रहा है, 5 घंटे, यही तो चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बिल्कुल 500 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 200 वाट का, 200 वाट का है, कितने टाइम चल रहा है, 400, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 500 बटे 1000, भाई दोनों को जोड़ दीजिए ना, 500 और 800 कितने हो रहे हैं, 1300, 1300 बटा 1000। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.3 यूनिट, या इसको मैं कहूँ किलोवाट प्रति घंटा। अब आपसे इससे आगे और सवाल पूछ ले कि प्रत्येक यूनिट का जो बिल है वो 10 रुपये आ रहा है, तो 1.3 का 10 से कितना आ जाएगा, 13 रुपये आ जाएगा। समझ गए बात को, इतना आसान है, जितने दे दे उनको आपस में जोड़ लेना है बस। फॉर्मूला प्रत्येक में ये दे दिया तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगाओ, ये दे दिया इसके भी ये फॉर्मूला लगाओ, फिर जोड़ दो, फिर जोड़ दो, बस। ये आपको विद्युत खर्च या विद्युत उपभोग के बारे में जानना था। समझ गए बात को। चलो मिटाओ मैं इसको। अब देखो, अब यहां पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो विद्युत धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा ये 2 प्रकार की होगी। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, आपने नाम सुना होगा प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम एसी से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। और एक होती है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, और एक होती है दिष्ट धारा, और दिष्ट धारा को हम दर्शाएंगे डीसी से, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। 2 प्रकार की धारा होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा, एक दिष्ट धारा, यानी कि एसी और डीसी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसमें हम अंतर करके समझेंगे, ये समय के साथ बदलती रहती है, ये समय के साथ बदलती रहती है। कैसे समझेंगे? जबकि ये समय के साथ बदलती नहीं, ये जबकि ये समय के साथ नहीं बदलती, समय के साथ नहीं बदलती है। कैसे? देखिए, मान लो यहां पे ये प्रत्यावर्ती धारा है, तो ये समय के साथ कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस, ये प्लस माइनस प्लस है ना, समय के साथ बदलती रहती है, तो वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन दिष्ट धारा समय के साथ बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, अगर प्लस है तो प्लस में रहेगी, माइनस है तो माइनस में रहेगी। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है मोटा मोटी। दूसरी चीज, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये ट्रांसफॉर्मर में काम आती है, या ट्रांसफॉर्मर इसी धारा में काम करता है, ऐसे लिख लीजिए आप। ट्रांसफॉर्मर, आगे मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर इसी धारा में काम करता है। डीसी में ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता, ठीक है। तीसरा अंतर, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इससे बैटरी चार्ज नहीं की जा सकती। बैटरी होती है, बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता। इससे बैटरी चार्ज होता है, बैटरी चार्ज किया जा सकता है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसको जानबूझ के गंदी, बाकी है नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखो, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में मैंने आपको 3 अंतर बताए, आप याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, और यहीं से सवाल अगर आप बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ दिशा बदले, जैसे कि प्लस माइनस कभी कुछ भी हो रहा है। लेकिन दिष्ट धारा में एक समय के साथ कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है, अगर प्लस है तो प्लस मिलेगा और माइनस है तो माइनस मिलेगा। ये तो मेन डिफरेंस हो गया। फिर मैंने कहा कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, ट्रांसफॉर्मर केवल एसी में ही काम करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर को अगर आप वर्क कराना है तो वो उसको एसी चाहिए, एसी में काम करता है। ये डीसी जो होती है उसमें ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। फिर बैटरी किससे चार्ज की जा सकती है? तो बैटरी दिष्ट धारा से। ट्रांसफॉर्मर एसी में काम करता है और बैटरी डीसी से चार्ज होती है, तो एक एक हो गया दोनों के बराबर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाओ, चलिए अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। क्या पढ़ेंगे?
विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के मोटा मोटी 3 प्रभाव होते हैं। कितने प्रभाव होते हैं? 3 प्रभाव होते हैं। ध्यान से समझना, विद्युत धारा के प्रभाव, ये हमारा लास्ट स्टेज है, ये टॉपिक लास्ट है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना, कई सवाल इसमें से बनेंगे, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव, 3 प्रभाव होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट। दूसरा होता है रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट। और तीसरा होता है चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। सबसे पहले ऊष्मीय प्रभाव, फिर रासायनिक प्रभाव और फिर सबसे लास्ट में चुंबकीय प्रभाव। ये इतनी बात आपको समझ में आई। अब ऊष्मीय प्रभाव में आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ऊष्मीय प्रभाव में हम पढ़ेंगे हीटर के बारे में, हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, हम पढ़ेंगे इसके अंदर और भी बल्ब होते हैं, CFL होता है, LED होता है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस्त्री प्रेस होती है, प्रेस के बारे में, ठीक है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्यूज तार के बारे में। हम इसके अंदर पढ़ेंगे MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। ये सारी चीजें विद्युत युक्तियां जो हमारे घरों में काम आती है वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। तो सबसे पहला तो सवाल यहीं पे बन गया, आपसे पूछ रहे प्रेस निम्न में से किस का सिद्धांत में काम करती है? विद्युत धारा की किस प्रभाव पे काम करती है? ऊष्मीय प्रभाव पे। तो ऊष्मीय प्रभाव पे कौन कौन कार्य करते हैं ये आपको याद रखने। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फिर हम एक एक पे आएंगे, है ना। तो हीटर, बल्ब, CFL, LED, प्रेस, फ्यूज तार, MCB, ये सब कुछ किसके हैं? ऊष्मीय प्रभाव के। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों की तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, बाकी MCB है यहाँ पे, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यहीं पे लिख लो, इसको मैं बाद में नहीं बताऊंगा। LED क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। और MC का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो फ्यूज तार होता है ना, इसी की जगह आजकल MCB का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो अब हमें पढ़ना है हीटर, बल्ब और फ्यूज तार के बारे में। इन 3 चीजों के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन रासायनिक प्रभाव क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में। किसके बारे में? विद्युत सेल के बारे में भाई। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम आएंगे चुंबकीय प्रभाव में। इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी, एक विद्युत मोटर, ठीक है, एक विद्युत जनित्र जिसे डायनेमो कहते हैं, और एक हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसफॉर्मर। समझ गए? तो ये अगर आपको डायग्राम याद है तो आपका 50% से ज्यादा काम हो गया, 50% से भी ज्यादा काम हो गया। पता ये चीज याद हुई? बहुत आसान है। विद्युत धारा के प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव में क्या क्या चीजें आती है, रासायनिक प्रभाव में क्या आते हैं, और चुंबकीय प्रभाव में क्या आती है। बस इतनी सी अगर आप याद कर लिए तो फिर हम यहाँ पे पढ़ने स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं कि भाई हीटर क्या होता है, बल्ब क्या होता है, LED क्या होता है, फ्यूज तार क्या होता है, ये पढ़ना है। इधर हमें पढ़ना है विद्युत सेल क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल क्या होता है, उनमें क्या अंतर है। इधर हमें पढ़ना है विद्युत मोटर क्या है, विद्युत जनित्र क्या है और ट्रांसफॉर्मर क्या है। इतनी सी बातें ही तो पढ़नी है। तो अभी हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा हीटर, बल्ब और फ्यूज तार, जिससे हमारा ऊष्मीय प्रभाव समाप्त, क्योंकि CFL और LED MCB की मैंने बातें आपको बता दी, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। अब हम पढ़ेंगे हीटर के बारे में, बल्ब के बारे में और फ्यूज तार के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार जो होता है ये Pb प्लस टिन का बना होता है, Pb प्लस एशियन का मिक्सचर होता है, उसे कहते हैं फ्यूज तार। ये जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक यानी कि R क्या होता है, प्रतिरोध, और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, इसको कहते हैं गलनांक और इसको कहते हैं प्रतिरोध। ये दोनों ही क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही बहुत कम होते हैं और ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इसका काम क्या है, शॉर्ट सर्किट से बचाना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो ये पहले ही गड़ जाता है।
है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है। वर्तमान में जो है आपको पता है इसकी जगह एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर, फ्यूज तार कंप्लीट। दूसरा आता है बल्ब जो है इसके अंदर एक तंतु होता है भाई। बल्ब कुछ इस प्रकार से होता है आपका, है ना। तो इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। ये जो तंतु होता है ना, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का, या वुल्फ्रम भी इसको कहते हैं, वुल्फ्रम। ठीक है, ये टंगस्टन का। इसमें अक्रिय गैस से भरी रहती है। ये जो बल्ब का ये वाला भाग है, इसमें अक्रिय गैस से भरी रहती है। अक्रिय गैस ये कौन सी होती है? नियोन, ऑर्गन आदि भर सकते हैं। इसका भी गलनांक यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। यहाँ पे आपने देखा कि जो फ्यूज तार है उसका गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक कहते हैं, और आपका प्रतिरोध दोनों ही अल्प होते हैं, कम होते हैं, जबकि यहाँ पे ये दोनों ही ज्यादा होते हैं। ऐसा ही आपका हीटर के अंदर देखने को मिलेगा। हीटर जो होता है उसमें जो आप जाली देखते हैं ना, जाली जो होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम का मतलब एक NI मतलब निकल और क्रोम, तो नाइक्रोम। ठीक है, ये जो नाइक्रोम होता है इसमें भी आपका प्रतिरोध उच्च होता है और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक उच्च होता है। समझ गए मेरी बात को? तो हीटर और बल्ब दोनों के अंदर प्रतिरोध और गलनांक उच्च होते हैं, दोनों ही उच्च होते हैं, जबकि फ्यूज तार में दोनों ही कम होते हैं। समझ गए मेरी बात को? चलिए, बाकी मैंने आपको बता दिया, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, LED, लाइट एमिटिंग डायोड वगैरह, ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव से आपके जितने सवाल बनने थे डन हो गए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक प्रभाव। मिटाओ मैं इसको। चलिए, रासायनिक प्रभाव में हमने किसकी बात की थी? सेल की बात की थी। किसकी बात की थी? विद्युत सेल की। हम आगे रासायनिक प्रभाव पे, और रासायनिक प्रभाव मैंने आपको बता दिया, हम बात करेंगे विद्युत सेल की। किसकी बात करेंगे? विद्युत सेल की। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। बहुत आसान, प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल। अब आपने ये तो बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, प्राइमरी सेल इसका उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं, इसका उपयोग केवल एक बार। इसका जो उपयोग है वो आप बार बार कर सकते हैं, है ना। इसका उपयोग केवल एक बार, यानी कि इसको चार्ज नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता, तभी तो एक बार उपयोग करके फेंकना पड़ रहा है। लेकिन इसको चार्ज किया जा सकता है, और चार्ज किया जा सकता है तभी तो बार बार उपयोग कर रहे हैं। तो ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें मिल गई, है ना। और क्या इसमें अंतर देखना है? देखो, प्राथमिक सेल क्या करता है? रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। काम इसका भी यही है, ये भी रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भाई सेल है तो सेल का काम क्या है? रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो जो प्राथमिक सेल होता है ये रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन द्वितीयक सेल रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में भी बदल सकता है, यानी कि इसको इसमें और इसको इसमें। तो इस प्रकार की जो प्रकृति होती है इसे कहते हैं उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, जबकि ये क्या हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय। तो प्राथमिक सेल कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय, क्योंकि ये केवल रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, जबकि ये वाले जो है सेकेंडरी सेल, ये विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए, अब प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल कौन से हैं? एक हो जाएगा इसमें लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, एक इसमें हो जाएगा शुष्क सेल, एक इसमें हो जाएगा डेनियल सेल। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और तीनों आपको याद होने चाहिए, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल। इधर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो इधर आ जाएगा आपका सीसा संचायक सेल। क्या आ जाता है? सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। और एक इसमें आप एग्जांपल ये लिख सकते हैं, बैटरियां, जितनी भी बैटरियां होती है, फोन की बैटरियां, ये इसमें आ जाएगी, फोन की बैटरियां। समझ गए मेरी बात को? विद्युत सेल क्लियर है? विद्युत सेल क्लियर है? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को अंतर करके हमने पढ़ लिया। यहां से आपके सवाल बनेंगे, प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लेक्लांसी सेल किस प्रकार का सेल है, कैसे भी सवाल आओ आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डन बात। तो हमने ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो टॉपिक बचता है वो क्या है? चुंबकीय प्रभाव। इसको मैं मिटाऊं? ठीक, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में मैंने तीन चीजें आपको बताई थी, पहले हम लिख देते हैं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है ये आपको समझना है। डोमेन होते हैं, डोमेन नाम सुना है? डोमेन्स की विशेष व्यवस्था के कारण, व्यवस्था के कारण
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। समझ गए मेरी बात को? इसके अंदर डोमेन्स होते हैं और उन डोमेन्स की विशेष प्रकार की व्यवस्था, उसकी वजह से चुंबकीय गुण आते हैं, उसकी वजह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। मैंने यहाँ पे 3 चीजें आपको बताई, एक विद्युत मोटर, एक विद्युत जनित्र और एक ट्रांसफॉर्मर। वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको कहते हैं EMI। क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? फैराडे ने दिया। किसने दिया? फैराडे ने दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? फैराडे ने दिया। इसका मतलब क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का? विद्युत से चुंबक का निर्माण, या इसका उल्टा, चुंबक से विद्युत बनना, चुंबक से विद्युत बनना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है यहां पे विद्युत और चुंबक जो है वो आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। मतलब विद्युत से चुंबक बनना या चुंबक से विद्युत बनना, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसी सिद्धांत पर काम करता है विद्युत मोटर, इसी सिद्धांत पे काम करता है विद्युत जनित्र और इसी सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। ये इसके उपयोग है, ये इसके क्या है? उपयोग है। कौन कौन से? 1 2 3। समझ गए? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? विद्युत से चुंबक या चुंबक से विद्युत बनना। ठीक है। विद्युत मोटर जो होती है, मोटर हमारे घरों में यूज में होती है, वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जब उसको हम करंट देते हैं तब वो क्या करती है? पानी चढ़ा देती है टंकी में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये याद रखना, बहुत बार सवाल इससे बनता है। ठीक है। उसके बाद आता है विद्युत जनित्र, या इसको जनरेटर भी कहते हैं या इसको डायनेमो भी कहते हैं। ये इसका उल्टा काम करता है। भाई जनरेटर क्या करता है? जनरेटर में अपन तेल वगैरह डालते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा बनाता है, यानी कि वहां पे उसके अंदर चुंबक लगे होते हैं, उस चुंबक से वो विद्युत का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ गए मेरी बात को? ट्रांसफॉर्मर को हम अलग से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अलग इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। चलो, तो यहां तक तो क्लियर है? अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर। हमारा आज का लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मिटाओ मैं इसको। चलिए, अब ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है अन्योन्य प्रेरण, है ना? हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उसके अंदर एक होता है अन्योन्य प्रेरण, उस पर ये काम करता है ट्रांसफॉर्मर। अन्योन्य प्रेरण, ये क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण, देखो इसको संधि विच्छेद करोगे तो अन्योन्य क्या बनेगा? अन्य प्लस अन्य, यानी कि किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पास रखी दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा का उत्पन्न होना, विद्युत धारा का उत्पन्न होना, इसे क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। और ट्रांसफॉर्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। समझ गए मेरी बात को? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर। अन्योन्य प्रेरण का मतलब इसमें 2 कुंडली पास पास अगर रखी होगी और एक कुंडली में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस वजह से उस दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा आ जाएगी। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य प्लस अन्य, यानी कि अन्य कुंडली में धारा के कारण अन्य कुंडली में धारा उत्पन्न होना। समझ गए? तो ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है, सिर्फ एसी में काम करता है, ये बात हम पीछे कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है वो ये होता है वोल्टता को परिवर्तित करना, वोल्टता को परिवर्तित करना।
हमारे घरों पर जो ट्यूबवेल वगैरह में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनका काम होता है वोल्टता को परिवर्तित करना। इसका मतलब क्या हुआ, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। ऐसा क्यों करते हैं समझ में आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो होता है वोल्टता को परिवर्तित करना। अब इसी के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होता है स्टेप अप यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। समझ गए मेरी बात को। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, और ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। समझ गए मेरी बात को। ये जो स्टेप अप है यानी कि बढ़ाता है, क्या वोल्टेज को बढ़ा देता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देता है। क्यों करता है, मान लो जीएसएस से आपके घरों तक लाइट आनी है तो एक लंबी दूरी उसको तय करनी है तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए। अभी मैंने आपको बताया वोल्टेज का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉनों को पुश करना, आगे धकेलना, करंट को आगे फेंकना। तो यहाँ पे अगर लंबी दूरी तक करंट फेंकना है तो वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए, इस वजह से वहां पे स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। लेकिन अब वो करंट यहाँ पे घरों तक आ गया, अब वो ज्यादा करंट हमें थोड़ी चाहिए, घरों में तो कम करंट चाहिए, तो वापस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है स्टेप डाउन, जो हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, है ना। तो वहां पे फिर से कम हो जाएगा, फिर हम घरों में उसको यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज अगर हो रहा है तो विद्युत मात्रा बढ़ जाती है, विद्युत धारा की मात्रा बढ़ जाती है, और यहाँ पे विद्युत धारा की मात्रा कम हो जाती है, यहाँ पे विद्युत धारा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अब स्टेप अप प्रकार का जो ट्रांसफर होता है ना, उसमें क्या होता है, द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होती है। अब देखो ट्रांसफार्मर का अगर मैं चित्र बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है, इसमें दो कुंडली होती है, एक कुंडली ये, एक कुंडली ये, तो दो कुंडली होती है। तो यहाँ पे स्टेप अप प्रकार का जो ट्रांसफर होगा उसमें द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होगी, द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा, जबकि यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होगी। ये ट्रांसफार्मर के बारे में मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगा। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण, मैंने आपको बता दिया, है ना। दो कुंडली इसके अंदर होती है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी कितनी कुंडली होती है, दो कुंडली होती है। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, वोल्टता को परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है भाई, वोल्टता दो प्रकार के ट्रांसफर इसके आधार पर हमने बांटे, वोल्टता को परिवर्तित करने के आधार पर। एक आप वोल्टता को बढ़ा रहे हैं, एक आपको वोल्टता को घटा रहे हैं। तो अगर आप वोल्टता बढ़ा रहे हैं तो स्टेप अप यानी कि ऊंचाई ट्रांसफर, अगर आप वोल्टता को कम कर रहे हैं मतलब अपचाई ट्रांसफर। अगर वोल्टता बढ़ रही है तो ये आपका विद्युत धारा की मान बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टता घट रही है तो विद्युत धारा मान घट जाएगा। ऊंचाई प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होती है। घेरे मतलब कोइल्स, कोइल्स इस प्रकार ये घेरे होते हैं, ये घेरे किस में ज्यादा होते हैं, द्वितीय कुंडली में ज्यादा होते हैं, किसमें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। और अगर अपचाई प्रकार का ट्रांसफार्मर है तो उसमें प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है। इतनी सी बात आपको ट्रांसफार्मर के बारे में ध्यान में रखनी। अब एक छोटी सी मैं बात और कर दूं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका जो फ्रीज होता है, फ्रीज हिंदी में लिख देते फ्रीज। फ्रीज जो होता है ये आपके न्यून दाब के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है, वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये छोटी सी बात है। घरों में उपकरण अगर सिलेबस में दे रखा है तो सारे उपकरण हमें पता होने चाहिए। रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर, ये भी हमारे घरों में यूज होता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, न्यून दाब के वाष्पन सिद्धांत पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप मुझे बताएंगे। हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करूं तो सबसे पहले हमने विद्युत धारा के बारे में आपको बताया। मैंने कहा विद्युत धारा क्या होती है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाए, है ना, तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। फिर मैंने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी दूसरी परिभाषा और बन जाती है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने इसी से फॉर्मूला बनाया, आवेशों के प्रवाह की दर यानी कि आवेश को मैंने कहा Q और दर को कहा T यानी कि I = Q/T, जहां पे I विद्युत धारा, Q यहाँ पे चार्ज यानी कि आवेश और T समय। फिर मैंने कहा इसका मात्रक निकालेंगे तो Q जो कूलाम होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और T को सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड का हो यह विद्युत धारा का मात्रक, या इसको दूसरा नाम एम्पियर कह देते हैं।
ठीक है, ये इतनी बात समझ गए हम। फिर मैंने कहा विद्युत धारा के बाद अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। नहीं, उसके बाद मैंने आपको धारा मापी बताई। मैंने कहा एक होता है एमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, और एक होता है गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा की दिशा को मापता है। फिर मैंने कहा एक होता है वोल्टमीटर जो विद्युत विभव को मापता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है, और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और प्रतिरोध अल्प होता है। उसके बाद मैंने बात की विद्युत विभव की, यानी कि V = W/Q। यहाँ पे W कार्य और Q वही आवेश। फिर मैंने V का मात्रक बताया वोल्टेज। फिर मैंने कहा वोल्टेज का काम होता है जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे पुश करना, करंट को आगे धकेलना, है ना। उसके बाद मैंने कहा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जस्ट इसका अपोजिट होता है, R से डिनोट करते हैं, और ये उस धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा है, यानी कि उसको रोकता है। प्रतिरोध धारा को रोकने का काम करता है, और R का फॉर्मूला हो जाएगा V/I। फिर मैंने कहा अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, ठीक है। तो उसके बाद ओम का नियम क्या कहता है कि धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होगा, तो V समानुपाती I हो गया। फिर यहाँ से फॉर्मूला बनेगा V IR, ये फॉर्मूला बन गया। फिर मैंने कहा अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों की निर्भरता। प्रतिरोधों की निर्भरता की अगर मैं बात करूं तो ये लंबाई पर डिपेंड करेगी, चौड़ाई पर डिपेंड करेगी। लंबाई के समानुपाती, चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती। चालक की प्रकृति कैसी है, सुचालक है तो प्रतिरोध कम होगा, कुचालक है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। चालक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अर्धचालक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा। ये चार हो गई इसकी निर्भरता। उसके बाद मैंने कहा प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं, तो एक होता है श्रेणी क्रम, यानी कि लगातार अगर उसको जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम, और एक होता है समांतर क्रम, यानी कि उसको एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ते हैं तो समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं उसका कुल प्रतिरोध होता है R1 + R2 + R3 + R4 जितने भी है, और इसका हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। फिर मैंने कहा श्रेणी क्रम में क्या यूज किया जाता है, श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान, तो बाकी वाले अलग हो जाएंगे। फिर श्रेणी क्रम में फ्यूज तार और आपका एमीटर जोड़ा जाता है, जबकि समांतर क्रम में वोल्टमीटर और घरों का परिपथ होता है, ठीक है। फिर मैंने बात की विद्युत शक्ति की। मैंने कहा विद्युत शक्ति P = VI, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। एक हॉर्स पावर में 746 वोल्ट होते हैं। फिर मैंने कहा विद्युत उपभोग, इसको निकालने के लिए कोई भी चीज आपको दे रही है वो कितने वाट की है, फिर वो कितने टाइम चल रही है, इससे वो आपका आएगा वोट घंटों में, लेकिन हमें निकालना है किलोवाट घंटा में। क्यों? क्योंकि एक यूनिट जो आप सुनते हैं ना कि इतने यूनिट है, तो एक यूनिट जो है वो किलोवाट घंटे के बराबर होती है, तो हम किलोवाट घंटे में निकालने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, तो इससे तो वो कितनी विद्युत खर्च हुई वो आ जाएगा। फिर कितने रुपए लगेंगे उसको उतने से गुणा कर दो, एक यूनिट का कितना लग रहा है उसको गुणा कर दो, ये विद्युत उपभोग हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ दिशा बदले, और दिष्ट धारा जो समय के साथ दिशा नहीं बदले। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये ट्रांसफार्मर में काम आती है, और दिष्ट धारा से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको सीधा किस पे लेके आ गया, विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं, एक ऊष्मीय प्रभाव, एक रासायनिक प्रभाव, एक चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव में हमें देखना है एक तो आपका हीटर, प्रेस, इस्त्री, बल्ब, फ्यूज तार, ये सारे कुछ, और उसके बाद रासायनिक प्रभाव में हमने विद्युत सेल की बात की, और चुंबकीय प्रभाव में हमने बात की विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर। फिर हमने एक एक करके पढ़ा कि फ्यूज तार क्या होता है, और सब कुछ बाकी जो पढ़ा आपको अभी बताया है, ठीक है। तो ये सारा आपका चैप्टर है, और 7 से 8 सवाल इससे मिनिमम बनेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ लगभग आपके सवाल यहाँ से हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से इस क्लास को अटेंड किया है। मैंने इसको हर जगह से पढ़ के आपको पढ़ाया है, 10th की क्लास की किताब से, लूसेंट से, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से, सब कुछ जहाँ से भी अच्छा मटेरियल इकट्ठा हो सकता था वहाँ से मैंने इकट्ठा करके एक क्रीम चीज़ आपको देने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।